नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया शेर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज का सवाल है तो आपको बता दूं कि आज सारा हिंदुस्तान ये सवाल करने लगा है कि मोदी जी आखिर राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन जमातों के जो कायदीन हैं उनके सवालात का जवाब क्यों नहीं देते, वो क्यों घबराते हैं इन अपोजिशन के सवालात से और उन पर हैबत क्यों तारी हो जाती है, खासतौर पर राहुल गांधी के सवालात पर। अब अंदाजा कीजिए कि आज भी राहुल गांधी के जो खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो ये है कि राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 3 सवालात किए और 3 सवालात के जवाबात वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दे नहीं पाए। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एक दौर ऐसा भी था जब एक फिल्म स्टार जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की चापलूसी में तमाम हुदूद पार कर चुका था, उसने सवालात किए थे और उससे सवाल करना चाहिए था कि मोदी जी आखिर मुल्क में गुर्बत में इजाफा क्यों हो रहा है, गरीबों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है और आप गुर्बत पर कंट्रोल करने के लिए या काबू पाने के लिए क्या कर रहे हैं। और उसे यह पूछना चाहिए था कि आखिर हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी की शरह बढ़ रही है उसके जिम्मेदार आप नहीं तो कौन है। उसे यह पूछना चाहिए था कि महंगाई में जो इजाफा हुआ है और कीमतें आसमान को छूने लगी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है और आपकी हुकूमत क्या कर रही है। लेकिन दिलचस्पी की बात यह है कि उसने क्या पूछा आप अच्छी तरह जानते हैं। उसने पूछा कि मोदी जी आप आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं या चाट कर खाते हैं। तो अंदाजा लगाइए चापलूसी की हद होती है और उस अदाकार ने चापलूसी की तमाम हुदूद पार कर दी, यहां तक कि मैं समझता हूं कि गोदी मीडिया भी उसके करीब इस मामले में नहीं पहुंच सकता। लेकिन राहुल गांधी ने जो 3 सवालात किए हैं वो 3 सवालात बहुत ज्यादा अहम थे। लेकिन राहुल गांधी हो या खड़गे हो या फिर आप देखेंगे कि डी राजा हो या ममता बनर्जी हो या फिर एम के स्टैलिन हो या फिर आप संजय रावत की बात करें, अगर वजीर आजम से ये सवाल करते हैं तो वजीर आजम के मुंह पर ताला लग जाता है, यानी जो अल्फाज दीगर वजीर आजम जवाब नहीं दे पाते। आखिर वजीर आजम में इतनी सलाहियत क्यों नहीं है कि वो जवाब नहीं दे पाते। हालांकि अगर वो जाते हैं कई दूसरे मुकामात पर तो ऐसी तकरीर करते हैं जैसे बहुत बड़े यानी डायलॉग राइटर हो। तो बहरहाल नाज़रीन, हम चलते हैं पहली खबर की तरफ। यही है पहली खबर राहुल गांधी के सवाल से मुताल्लिक। और उन्होंने राहुल गांधी ने एक सवाल बहुत अच्छा किया कि आप जब कैमरे के सामने आते हैं तो आपका खून गर्म क्यों हो जाता है। तो ऐसा लगता है उसका जवाब अगर हिंदुस्तानी देंगे तो आपको बता दें कि वज़ीर आज़म ने एक बीकानेर में कहा था कि हमारे खून में सिंदूर दौड़ रहा है। और आपको ये बता दूं कि वज़ीर आज़म ने एक मरतबा ये भी कहा था कि हम गुजराती हैं और गुजराती होने के नाते मेरे खून में पैसा दौड़ रहा है। तो वज़ीर आज़म के पास देखिए आप क्या क्या दौड़ता है, कभी पैसा दौड़ता है, कभी सिंदूर दौड़ता है। अब आने वालों में आने वाले जो दिन है उसमें क्या दौड़ेगा ये तो वज़ीर आज़म ही जानते हैं। लेकिन एक बात यह है कि आने वाले दिनों में वो कुछ दौड़ाएंगे, ये भी एक अहम सवाल है, या दौड़ा सकते हैं ये भी एक अहम सवाल है। क्योंकि अगर आरएस चाहे तो फिर उनके खून में जो सिंदूर दौड़ा है या पैसा दौड़ा था उसके अमल को रोक सकती है आरएसएस। बिल्कुल सही, रोक सकती है और रोकना भी चाहिए क्योंकि आप अब उस डेडलाइन पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ जी हाँ। और उस डेडलाइन की वजह से आप आरएसएस ऑफिस जाते हैं, शायद एक्सटेंशन लेने जाते हैं। ये बात हम लोगों ने की थी जब आरएसएस के ऑफिस गए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लेकिन सर जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर गए, वहाँ से उन्होंने कई रेलवे स्टेशन की जिसमें तेलंगाना के भी रेलवे स्टेशन हैं। जी हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल का बदला हमने 22 मिनट में लिया और 9 आतंकी ठिकानों को हमने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन वहीं देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एस जयशंकर उन्होंने एक बयान दिया कि हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था। अब जब ये सवाल किया जा रहा है उनसे कि आपने पहले क्यों आगाह किया, तो उसके बाद फिर बीजेपी उल्टे सीधे सवालात कर रही, बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है। बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो राहुल गांधी की फ़ोटो और मुनीर की फ़ोटो एक करके, जो वहाँ के सेना के अध्यक्ष हैं उनकी फ़ोटो एक करके क्या बोलते हैं चला रहे हैं, वन एजेंडा लिख करके चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद फिर कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर से एक बयान देते हैं, कहते हैं कि हमारी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा। ये चीज़ ठीक है कि आप एक अगर किसी रैली में गए हैं और चुनावी सभा अगर है तो आप तारीफ के लिए, वोट के लिए इस तरह के बयान दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पे 26 लोगों की मौत हुई, 26 लोगों की मौत हुई और उसके बाद आप इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये अच्छा 26 लोगों की मौत पहलगाम में हुई थी। उसके बाद जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे कार्रवाई की है
उसके बाद फिर जम्मू में कुछ लोगों की मौत हुई, 16 से 17 लोगों जी हाँ, जी हाँ, की जी हाँ, मौत हुई। तो टोटल मिला के बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उन सब चीज़ों पर रिग्रेट फील नहीं किया आपने जा करके बिहार में चुनावी सभा की। बिहार में चुनावी सभा में आपने जो है पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और आपने 2-3 वर्ड्स में इंग्लिश में आपने जो है उनको धमकी दी। उसके बाद फिर एक बयान सामने आया जो कि खुद नहीं बोला गया था बीजेपी लीडर्स की तरफ से बोला गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को पूरी छूट दी हुई है, वो जब भी चाहें कार्रवाई कर सकते हैं। खैर फिर कार्रवाई होती है। उस कार्रवाई के दौरान ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान को चाइना फुली सपोर्ट कर रहा है। अभी कल भी ये खबर ये आई कि पाकिस्तान को चाइना जो है बड़े बड़े हथियार देगा, क्योंकि पाकिस्तान की हार हुई, इस वजह से चाइना उसका समर्थन कर रहा है। लेकिन उसी बीच जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच ये फायर वाला मामला चल रहा होता है, ये जो वार है ये चल रही होती है, उसी बीच मोदी जी के एक दोस्त हैं जो जाते हैं चाइना से अपना एक बिजनेस समझौता करके आते हैं, जिनकी फोटोज राहुल गांधी अगर ऐसे दिखाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ये सब चीज़ें चल रही। इसका मतलब यही है कि आपको देश की जो जनता है, देश की जनता भोली भाली है। देश की जनता इतनी भोली भाली है कि जब आप स्पीच देते हैं कि हमारी रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है तो जनता पागल हो जाती है इसमें, और जनता आपकी जय जयकार करती। लेकिन वही जनता जिस दिन ये समझ गई कि यहाँ क्या चल रहा है या बीजेपी लीडर्स क्या कहना चाह रहे हैं या बीजेपी की वजह से इस देश में कितनी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी फेलोशिप्स बंद कर दी हैं। हमारे यहाँ जो है स्वास्थ्य सिस्टम ठीक नहीं है। अभी भी कई जगहों पे अगर छापा पड़ता है तो वहाँ पे पता चलता है कि पूरी तरह से दवाएं नहीं पहुँच रही हैं। क्या हिंदुस्तान के अवाम को आपने बिल्कुल पागल समझा हुआ है, या फिर आप कब तक उनको राम मंदिर और इन सब चीज़ों में उलझाए रहेंगे? कभी तो आप काम की बात कीजिए। और जब अपोजिशन इसका सवाल करता है तो उसके खिलाफ ये कहा जाता है कि ये राम भक्त नहीं है। इनको अगर वो ये सवाल करता है कि हमारे कितने विमान वहाँ पे गिराए गए, कितने विमान ख़राब हुए, तो इस पे ये कहा जाता है वो पाकिस्तान समर्थक हैं, उनको हर चीज़ का सबूत चाहिए। अगर इस देश में कोई बड़ी पार्टी है जो आपसे सवाल कर रही तो आप उसका जवाब दीजिए, आप उस पर फिर तोहमत लगा रहे हैं। कैबिनेट कमेटी में उन्होंने नहीं बताया ये बात, तो आप क्या करेंगे अब? तो बहरहाल नाज़रीन जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक चीज़ क्लियर नहीं करते हैं, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, आप मीडिया के सामने आके बात नहीं करते हैं, आपके इंटरव्यू जो होते हैं वो जिस तरह आपने बोला अभी कि आम किस तरह खाते हैं, या फिर आप कौन सी ड्रिंक लेते हैं, इतनी एनर्जी रहती है आपको, या आप कितने घंटे सोते हैं, कितना घंटे काम करते हैं, ये सब फालतू चीज़ें अगर की जाएंगी और काम की बात नहीं की जाएंगे तो जनता एक ना एक दिन आपको भी वो सबक सिखाएगी जो इससे पहले की गवर्नमेंट को सिखाया गया। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन आपको बता देंगे, जहाँ तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, अगर उनके खिलाफ अगर कोई बात की जाए तो अब मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अब आपको अंदाज़ा कीजिए कि मध्य प्रदेश जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है, और इंदौर में आपको बता दूं कि वहाँ एक कार्टूनिस्ट हैं जिनका नाम है हेमंत मालविया। हेमंत मालविया ने जो कार्टून बनाए हैं उसके साथ ही उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्हें RSS की और बीजेपी की और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तौहीन की है, और फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। और वहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, BNS की जो सेक्शन हैं 196 और 299 और 352, उसके साथ ही IT की जो एक्ट है 67A, उसके तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। लेकिन हेमंत मालविया ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे किसी के मजहबी जज्बात मजरूह हो या किसी की तौहीन हो। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक कार्टूनिस्ट का सवाल होता है, कार्टूनिस्ट तंज़ व मिज़ाह के ज़रिए अवाम के मसाइल को पेश करता है, और जो लीडर्स होते हैं, सियासतदान होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। अब ये नहीं कहता कि आप आम चूस कर खाते हैं, काट कर खाते हैं या चाट कर खाते हैं, ये नहीं कहता है, बल्कि सवाल करता है कि आखिर मुल्क में महंगाई बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बेरोजगारी में जो इजाफा हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, और क्या वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा देगा या नहीं देगा? तो बहरहाल इस तरह की जो बातें हैं, अगर आप कार्टूनिस्ट जो हैं उनको गिरफ्तार करने लगे या यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई करने लगे या दूसरों के खिलाफ बकवास करने लगे, तो फिर ये तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत का खतल है। तो बहरहाल आपको जो हमने ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बताया है कि ये तो हमें हेमंत मालविया की खबर थी, लेकिन गजा में ये बताया जा रहा है कि एक अस्पताल में नाक़िस ग़िज़ा का शिकार जो बच्चे हैं वो उनकी तादाद हद से ज़्यादा हो गई है।
है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि आज अगर आप देखें रियासत तेलंगाना की बात करते हैं या हैदराबाद की बात करते हैं तो आज महकमे मौसमियात ने शदीद बारिश की पेश क़ियासी की है। और जैसा कि हमने आपको ये भी बताया है कि कोरोना वायरस की वबा फिर आप फूट पड़ सकती है दोबारा। इस सिलसिले में हुकूमत का एक बयान आया है और कहा गया है कि डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब जब के जो वेरिएंट आया है वो खतरनाक नहीं है। और एक आप बात बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी हो या आरएसएस हो या आरएसएस से मुलाकात तंजीमें हो, उन्हें ये देखना चाहिए कि वो लाख कोशिश करें, यानी फ़िरका परस्तों के बारे में मैं कह रहा हूँ कि लाख कोशिश करें मुल्क को तकसीम करने की, मजहबी खतूत पर लोगों को लड़ाने की, मजहबी खतूत पर मंदिर मस्जिद करने की या मसाजिद को शहीद करने या मदारिस को शहीद करने की। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अवाम में इत्तेहाद पाया जाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल महाराष्ट्र है, जहाँ पर आपको बता दूँ कि बारिश का सिलसिला जारी था कि वहाँ पर एक इलाका है और इलाके का नाम है वनवारिया एरिया। वहाँ पर एक काजी फैमिली जो है उनके बेटे का वलीमा हो रहा था और एक हाल में वलीमा हो रहा था, बारिश हो रही थी और मुतसिल एक ग्राउंड में एक नॉन मुस्लिम जोड़े की शादी हो रही थी। तो बहरहाल आप देखेंगे कि वहाँ जो इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया, वहाँ जो मुस्लिम जोड़ा था उससे हिंदू जोड़े के सरपरस्तों ने गुजारिश की कि आप लोगों की यहाँ पर वलीमा हो रहा है और वहाँ बारिश हो रही है और हमारे जो मजहबी रसूमात है शादी ब्याह के वो अदा करने से हम कासिर हैं, तो ऐसे में क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो आपको बता दूं कि काजी फैमिली ने न सिर्फ उन्हें मदद की बल्कि फौरी उनके लिए स्टेज तैयार किया और जो वलीमे के लिए स्टेज तैयार किया गया था मुस्लिम दूल्हा दुल्हन के लिए, उन्हें वहाँ से हटाया गया और वहाँ पर जो हिंदू भाइयों के शादी के रस्म व रिवाज होते हैं, रसूमात होती हैं, वो अदा की गई। न सिर्फ ये अदा की गई बल्कि इनके मेहमान यानी जो हिंदू जोड़ा था उनके मेहमान और जो मुस्लिम जोड़ा था यानी जो वलीमा कर रहा था उनके मेहमानों ने मिलजुल कर खाना खाया, मिठाइयाँ खाई, मीठे खाए और हिंदुस्तान को और ख़ास तौर पर फ़िरका परस्त दरिंदों को ये बता दिया कि हम एक हैं, तुम लाख कोशिश कर लो, हम एक रहेंगे। जी बिल्कुल सही। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर आपको वो जो दरबारी मीडिया वो नहीं दिखाता है जी। वो अगर इन दो शादियों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ हुई होती तो अब तक हर जगह वो वीडियो सर्कुलेट हो रही होती। लेकिन हम जिस जगह बैठे हुए हैं इस जगह से हम आपको उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बताते हैं जो देश में एक भाईचारगी पैदा करने वाली जो चीज़ें होती हैं, जो भाईचारगी तोड़ने वाली होती हैं, उन पे भी हम लोग बात करते हैं। लेकिन देश में अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत चाहते हैं, जिनको ये है कि हम लोग एक साथ मिलजुल के रहें। और इस देश में बहुत सारी समस्याएं सिर्फ इसीलिए पैदा होती हैं कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसी ताकतें पैदा हो गई हैं और अभी नहीं, वो जब देश आज़ाद हो रहा था उससे पहले से थी कि वो देश के भाईचारे को तोड़ने के लिए काम कर रही थी, वो जोड़ने के लिए नहीं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे लोग हैं जो देश को जोड़ने का काम करते हैं। और ये जो कल जो इंसिडेंट हुआ है जो आपने बताया, ये वाकई एक तरह से अपने आप में इन सब चीज़ों में जहाँ हम देखते हैं कि हर जगह हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश के बड़े बड़े लीडर्स इस तरह के बयान दे रहे हैं कि किसी को कपड़े से पहचाना जा रहा है, किसी के बच्चे ज़्यादा हैं या किसी को कुछ बोला जा रहा है, इन सब चीज़ों को मतलब बीच में अगर ये चीज़ एक सामने आती तो वाकई दिल को काफ़ी सुकून मिलता है। बहरहाल नाज़रीन, हम मुबारकबाद देते हैं दोनों जोड़ों को और आपको बता देते हैं कि माहीन खाजी और मोहसिन खाजी उनका वलीमा हो रहा था और आप देखेंगे कि वो बेफिक्री से इंजॉय करते हुए अपना वलीमा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि मुतसिल मैदान में जो हिंदू जोड़े की शादी हो रही है, हिंदू लड़का लड़की की शादी हो रही है, उन्होंने दरख्वास्त की है कि हाँ आप हमारी मदद करें। ये जोड़ा फौरी या उनकी मदद के लिए वो ये राज़ी हो गया। और संस्कृति कवाड़ा पटेल ये दुल्हन का नाम है और नरिंदर गलांडे पटेल ये है दूल्हे का नाम है। तो बहरहाल इनकी शादी हुई और दोनों चाहे वो हिंदू बाराती हों या मुस्लिम बाराती हों, मेहमान हों, दोनों खुश हुए। और मैं समझता हूँ कि ये खुशियाँ मैं समझता हूँ कि सारे हिंदुस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहरहाल नाज़रीन, एक बात है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आज राहुल गांधी ने जो सवाल किया वो ये था कि आखिर आप अमेरिका के आगे क्यों झुक गए हैं और हमारा क्या नुकसान हुआ है ये आप नहीं बताते और वज़ीर आज़म बता भी नहीं रहे हैं। और एक बात बता दूँ कि एक नहीं दो
नहीं 10 से ज़ायद मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने वादे तौर पर कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मैंने करवाई है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि ट्रंप को वो अपना दोस्त मानते हैं, फ्रेंड मानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब फ्रेंड बहुत दूर हो गया है और अब तो यह हाल हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक यकसा करार दे रहे हैं और पाकिस्तान को एक अजीम कौम करार दे रहे हैं। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक शख्स जो ऐसे मुल्क को जिसने दहशतगर्दी के जरिए हिंदुस्तान की नींद हराम कर रखी है उसे करीब कर रहे हैं और हिंदुस्तान से उसका तकाबुल कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। मोदी जी को कम अज़ कम इस बारे में तो एहतजाज करना चाहिए कि ट्रंप को तमीज़ होनी चाहिए कि हिंदुस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी बड़ी IT कंपनीज है उसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स दिए हैं, और पाकिस्तान ने क्या दिया है? पाकिस्तान ने दहशतगर्द दिए हैं और खुद अमेरिका अच्छी तरह जानता है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तायीद अमेरिका कर रहा है। तो मोदी जी का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी जबान खोलें या अपना मुंह खोलें, कम अज़ कम एहतजाज तो करें, कम अज़ कम कुछ लम्हात के लिए ये तो बोलें कि ट्रंप जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं और उनका कहना बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि तुर्की के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने की बात की जा रही है, अज़रबैजान के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने की बात की जा रही है, और बात इसलिए की जा रही है कि तुर्की और अज़रबैजान ने पाकिस्तान की मदद के बयानात जारी किए थे और मदद की थी। तो सवाल ये पैदा होता है फिर चीन ने क्या किया? मैं समझता हूं कि आज अगर हिंदुस्तान दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है पाकिस्तान की जानिब से तो उसमें चीन का अहम किरदार है, क्योंकि चीन जो आलात हरबी होते हैं, जंगी आलात होते हैं, जंगी साजो सामान होता है और जो अहम हथियार होते हैं वो पाकिस्तान को सप्लाई करता है। और हालिया अरसे के दौरान हिंदुस्तान के खिलाफ चीन ने पाकिस्तान को हथियार फराहम किए। तो क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में इस बात की हिम्मत है, उनकी हुकूमत में इस बात की हिम्मत है, RSS और BJP के उन लोगों में उस बात की हिम्मत है कि मोदी हुकूमत को मजबूर करे कि हिंदुस्तान चीन से ताल्लुकात ख़त्म कर ले? ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि दूसरी तरफ आपको ये भी बताना ज़रूरी है 100 अरब डॉलर से ज़ायद का तिजारती खसारा हिंदुस्तान बर्दाश्त कर रहा है। चीन और हिंदुस्तान की जो तिजारत है 100 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई है, और नुकसान किसका हो रहा है? हिंदुस्तान का हो रहा है। 100 अरब डॉलर यानी 100 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हिंदुस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। फिर भी हम चीन से ताल्लुकात रखते हैं जो कि हमारे दुश्मन को ताकतवर बना रहा है, उसकी मुसलसल मदद कर रहा है, लेकिन आप छोटे मुमालिक तुर्की है, अज़रबैजान है, उनसे ताल्लुकात खत्म करने की बात करते हैं। देखिए सर, बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं उनको बहुत कम नुकसान दिया जाता है जी, और जो छोटे मोटे होते हैं उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से टर्की का बाइकआउट किया जा रहा है, जिस तरह अज़रबैजान का बाइकआउट किया जा रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करा दी, जो टर्की घूमने जाने वाले थे या अज़रबैजान जाने वाले थे, उन सब ने अपनी टिकट कैंसिल करा दी हैं। वहाँ के ड्राई फ्रूट जो यहाँ आते थे वो भी बैन कर दिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें की जाएँ, लेकिन क्या कभी इस देश की मीडिया ने या किसी देश के अच्छे नागरिक ने बीजेपी के किसी लीडर से ये सवाल किया है कि चाइना की चीज़ों का बाइकआउट हम कब करेंगे? चाइना की सिर्फ झालर नहीं आती हैं, झालरों का ही बाइकआउट होता है। हमेशा हम देखते हैं दीपावली पे कहा जाता है कि जो झालर आती हैं या जो चिराग आते हैं चाइना के, उनका बहिष्कार कीजिए आप। लेकिन चाइना की बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हिंदुस्तान में आती हैं, लेकिन उनका किसी का उस तरह से बाइकआउट नहीं किया जाता है। हम ये देखते हैं बहुत सारे ऐप्स बंद कर दिए जाते हैं। जब भी कुछ होता है तो ऐप जो क्या बोलते सोशल मीडिया ऐप होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे ये कहा जाता है इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन उन जो बड़े बड़े आइटम्स हैं जिनसे जो है हर एक इंसान के पास वो होते हैं, उनका बाइकआउट क्यों नहीं किया जाता? जिस तरह से अभी जो क्या बोलते टर्की से एप्पल के बारे में बोला जा रहा है कि सेब का बहिष्कार किया जाए, सेब वहाँ से यहाँ आते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ों का बोला जा रहा है। लेकिन क्या हम चाइना की चीज़ों का बहिष्कार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं? कभी कहेंगे आप पूरी तरह से चाइना का बहिष्कार हो सकता है? अरे आप देखिए, अज़रबैजान हो या फिर तुर्की हो, जो आप देखेंगे तुर्की से तो 5.6 बिलियन डॉलर का हमारी तिजारत हुई है 2024 में, और अगर अज़रबैजान की बात करते हैं तो 89 मिलियन डॉलर, बिलियन नहीं मिलियन की बात कर रहा हूँ, और चीन के साथ 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खाली हमारा तिजारती ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा है। तो फिर हम यानी चीन के साथ ताल्लुकात ख़त्म क्यों नहीं करते, तिजारती ताल्लुकात? और शर्म की बात यह है कि हम तो हमारे दो में से एक चीन जाता है, जबकि यहाँ पर हालात ख़राब
खराब है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात इस कदर यानी तनाव की वजह से ख़राब हो गए थे, लेकिन हमारे दो में से एक जाता है और जाके चीनी हुकूमत से माहिदा करता है, चीनी कंपनी से माहिदा करता है। तो आखिर बीजेपी वालों की अकल कहाँ गई है, आरएसएस की अकल कहाँ गई है, हुकूमत की अकल कहाँ गई है? क्या ये नहीं सोच सकते कि हम चीन जो पाकिस्तान की भरपूर मदद कर रहा है उससे ताल्लुकात ख़त्म कर लें? फिर क्यों नहीं करते ये लोग? सर देखिए, इस वक्त हालात बिल्कुल उस तरह हैं कि जब एक गौकशी के नाम पे किसी को मारा जाता है, ये कहा जाता है कि गौ ये गाय का मीट खा रहा था या ले जा रहा था गाय को, लेकिन वहीं जब बीजेपी के या इस देश के एक बहुत बड़े जो बीफ एक्सपोर्टर हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है, उनसे बीजेपी चंदा लेती है, उन चंदों से अपने जो कार्यालय हैं वो बनवाती है, अपने ऑफिसेस बनवाती है, तो उनको नहीं पकड़ा। तो इस वक्त वही चीज़ें चल रही हैं कि जिनसे बीजेपी को फ़ायदा हो रहा है वो काम इंटरनल किए जा रहे हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जिससे एक आवाम को फ़ायदा हो रहा है जिनसे जो यहाँ की जनता, क्योंकि आप रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो जनता क्या करेगी? इस वक्त हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में रोज़गार नहीं है। हिंदुस्तान में अगर वो किसी को 12,000 की भी नौकरी देंगे तो वो भी करेगा। वो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ है नहीं, हम क्या करेंगे? जी जी। लेकिन आप देखेंगे कि अब आउटसोर्सिंग को, जो हमारे फ्रेंड है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक साथ लाकर खड़ा कर देते हैं और दावा करते हैं कि मैंने जंगबंदी करवाई है, दोनों को धमकी दी है, तिजारती धमकी दी थी, जिसके नतीजे में दोनों ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की। का मसला मैं हल कर सकता हूं। और आप कश्मीर का मसला भी हल करने की बात कर रहे हैं, जबकि शिमला माहिदे के तहत तीसरे फरीक को इस मामले में दाखिल होने की कोई इजाज़त नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही दोनों मिलकर ये मसला हल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। और ट्रंप इस मसले से वाकिफ ही नहीं है। वो कहते हैं कि 1000 साल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये मसला चल रहा है। अब अंदाजा 1000 साल से बात कर रहे हैं वो, तो आपको अंदाजा लगाइए कि 1947 में मुल्क की तकसीम हुआ और जब से ही ये मसला यानी 1990 से तो ये मसला ज्यादा जोर पकड़ा है। लेकिन अगर मसला देखा भी जाए तो तकसीम मुल्क के साथ होता है, और ट्रंप कहते हैं 1000 साल से ये मसला चल रहा है। तो अब अंदाजा कीजिए कि मसला क्या है वो पता नहीं है हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रेंड को, और उस फ्रेंड की जो बात है वो पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से अदा नहीं कर रहे हैं। अब कहाँ क्या करेंगे पता नहीं। वज़ीर-ए-आज़म कम से कम एक्स पर कुछ बयान तो पोस्ट कर सकते थे। और एक अहम बात ये बता दूं कि टिम कुक जो है एप्पल के जो CEO है, उन्हें उनसे मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की कतर में, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम हिंदुस्तान में एप्पल के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो बड़े पैमाने पर कायम कर चुके हो, और आपको ये भी बताना जरूरी है, बाद में ये बताऊंगा, 22 अरब डॉलर के मालियती जो फोन है एप्पल आईफोन वो हिंदुस्तान में असेंबल हुए हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि ट्रंप को गुस्सा आ गया और ट्रंप ने कहा कि अब मैं नहीं देखूंगा हिंदुस्तान में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बल्कि अमेरिका में वापस लाइए। तो कैसा दोस्त है ये दोस्त वही वाला है कि दोस्त ना रहा। और जिस तरह से इस वक्त बयान दिए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से, खासकर हिंदुस्तान में जो जंग हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की, उसके बाद सीज़ फायर को लेकर के एक ट्वीट किया, उसके बाद फिर वो सीज़ फायर हो गया। लेकिन उसके बाद से जो ये कहा जा रहा है कि ये जो जंगबंदी कराई ये मैंने कराई और कश्मीर का मसला मैं ही हल कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें चल रही। इसी के लिए अपोजिशन पार्टीज़ या राहुल गांधी की बात करें तो वो यही सवाल कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि आप ये बताइए कि उनका रोल क्या है। क्या दो लोगों की, हम दोनों की लड़ाई हो रही है, लेकिन इसमें ये आकर के किस तरह से क्या बोलते हैं वो सीज़ फायर करवाते हैं, या फिर वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं ही हल करूंगा। इस सब के पीछे क्या कहानी चल रही? मतलब आप डर गए हैं या आप बिल्कुल दब गए हैं, या आपको किस चीज़ का वो है कि अगर हम ट्रंप के बारे में कुछ बोल देंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा? तो बहरहाल आपने भी अक्षय कुमार की तरह सवाल किया है कि मोदी जी आप आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं या चाट कर खाते हैं, दब गए हैं, झुक गए हैं या डर गए हैं, ये बात आपने कही है। और हिंदुस्तान यही सवाल कर रहा है मोदी जी से कि आखिर आप अपना मुंह कब खोलेंगे, आप अपनी ज़बान कब खोलेंगे, और अपोजिशन जो सवालात कर रही है उसका जवाब कब देगी। और बहैसियत हिंदुस्तानी हर शहरी को यानी ये हक हासिल है कि वो वज़ीर-ए-आज़म से सवाल करे कि आखिर हमारे मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या
कामयाबी हासिल की तो उसे क्या कितनी कामयाबी हासिल हुई है और पाकिस्तान ने हमें कितना नुकसान पहुंचाया है, उसको अगर आप सारी दुनिया को वाकिफ करवाने के लिए अरकान पार्लियामेंट को भेज रहे हैं तो क्या वहाँ के लोग नहीं पूछेंगे कि आपके तैयारे कितने तबाह हुए हैं, आपको कितना नुकसान जानी हुआ है, आपके कितने फौजी मारे गए हैं, क्या वो नहीं पूछेंगे? और ये सवाल पूछेंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हो रहा है, ऐसे में ये सवाल आज सारा हिंदुस्तान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से पूछ रहा है, लेकिन वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं ये आप ही बता सकते हैं। और इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।